स्वागत है आपका मयंक सर एजुकेशनल हम में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं मयंक शर्मा कक्षा 10 की विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों हमारा पर्यावरण, और आज हम लास्ट क्लास ले रहे हैं इस हमारा पर्यावरण की। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ऊर्जा नियम। तो समझना पहले ऊर्जा नियम क्या होता है। देखिएगा, आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वह अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। अब यह जो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं सूर्य से, उस ऊर्जा का लगभग 90% जो भाग है वह कर दिया जा रहा है बच्चों खर्च। और किस में खर्च किया जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि पादपों के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की क्रिया की जाएंगी। वह भी श्वसन की क्रिया करेंगे, वह भी क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, तो भोजन का क्या करेंगे, परिवहन करेंगे। इन सभी क्रियाओं में क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। किसको बच्चों? ऊर्जा को, जो सामान्यतः इन पादपों के द्वारा क्या की जा रही है, ग्रहण की जा रही है। अब तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि शेष कितनी ऊर्जा बची? 10%। तो ये 10% जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का ही क्या होता है बच्चों, स्थानांतरण किया जाता है एक स्तर से दूसरे स्तर तक। तो एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक बताइए कितनी प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखना, 10% का। और इसी में ही एक बात और है कि जितनी भी ऊर्जा इन पर जो ऊर्जा पड़ रही है, सौर ऊर्जा जो आ रही है पादपों के पास, उस सौर ऊर्जा का केवल 1% भाग ही पादपों के द्वारा क्या किया जा रहा है बच्चों, अवशोषित किया जाता है। तो दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो क्या है, शेष जो ऊर्जा है, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण हो पा रहा है बच्चों, 10%। लेकिन सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग, केवल 1% भाग ही क्या किया जाता है, इनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, और वह टॉपिक क्या होगा हमारा, हम पढ़ेंगे ऊर्जा प्रवाह का आरेख। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों ऊर्जा प्रवाह आरेख। तो समझिएगा ऊर्जा प्रवाह आरेख क्या होता है। इस ऊर्जा प्रवाह आरेख को समझने से पहले हम एक छोटी सी चीजों के बारे में बात करते हैं। और छोटी सी बात क्या है बच्चों, पोषी स्तर। देखना पोषी स्तर क्या होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने उत्पादक पढ़ा हुआ है, और आप जानते हैं कि उत्पादक होता है वह क्या करेगा, इस उत्पादक को कौन खाएगा बच्चों, शाकाहारी। और इस शाकाहारी को कौन खाएगा बच्चों, यानी इस पर भोजन के लिए कौन निर्भर है, मांसाहारी। और मांसाहारी पर भोजन के लिए बच्चों निर्भर कौन है, सर्वाहारी। यहां तक की चर्चा है, यहां तक हम ज्ञान जानते हैं। अब आप समझिएगा, देखो ये सभी क्या है, उपभोक्ता ही तो हैं। लेकिन जो उपभोक्ता सीधा फैक्ट्रियों पर, मैंने पहले भी कहा था आपसे, जैसे कि माल जो था वो कंपनियों में बनता है, लेकिन हम जो हैं वह सीधा माल तो कंपनी से लेकर के आते नहीं। तो फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा राजस्थान में कोई बड़ी फैक्ट्री है, तो वह सबसे पहले क्या करेगी, उसने राजस्थान का क्या बना रखा होगा, एक हेड बना रखा होगा डिस्ट्रीब्यूटर, उसे डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। तो वो कौन सा हुआ बच्चों, में एक प्रकार से मान लीजिए शाकाहारी, यानी कि वह कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। इन बातों को समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब मान लीजिएगा आप उस डीलर से जो माल है, वह राजस्थान लेवल का जो डीलर है उसने माल कहां पहुंचा दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यानी कि ऐसे ही शाकाहारी को किसने खा लिया, मांसाहारी ने। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो बच्चों उपभोक्ता हुआ वह कौन सा हो गया आपका, द्वितीयक उपभोक्ता। और उसके बाद माल आ गया दुकानदारों को बच्चों, तो वो कौन सा उपभोक्ता हो गया, तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि यहां पर क्या है, ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी कौन कौन से उपभोक्ता हो गए बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, ये तो बात रही उपभोक्ताओं की। लेकिन जो आपकी है आहार श्रृंखला है, इस आहार श्रृंखला का प्रत्येक घटक, ये सभी घटक ही तो है, उत्पादक भी घटक है, शाकाहारी भी घटक है, मांसाहारी भी घटक है, और सर्वाहारी भी क्या है, एक घटक है। किसका बच्चों, आहार श्रृंखला का। और प्रत्येक जो घटक है
ये प्रत्येक घटक क्या करता है बच्चों, निर्माण करता है किसका, पोषी स्तर का। इसका मतलब आप क्या समझे, आप ये समझे कि आपका जो उत्पादक है वह कौन सा पोषी स्तर हो जाएगा बच्चों, पहला पोषी स्तर। शाकाहारी कौन सा स्तर हो जाएगा बच्चों, द्वितीय पोषी स्तर। मांसाहारी कौन सा हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर। और सर्वाहारी कौन सा हो जाएगा बच्चों, चतुर्थ पोषी स्तर हो जाएगा। तो यहां तक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कंफ्यूजन नहीं होना। ये उपभोक्ता थे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। लेकिन मैंने पहले कह दिया आपसे कि प्रत्येक जो भाग है वह क्या कर रहा है बच्चों, मिलकर के किसका निर्माण कर रहा है, आपका स्तर का। इसलिए उत्पादक को प्रथम पोषी स्तर कहेंगे, शाकाहारी को द्वितीय, मांसाहारी को तृतीय और सर्वाहारी को चतुर्थ पोषी स्तर कहा जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं ऊर्जा प्रवाह आरेख की। तो बच्चों ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसे होता है, उत्पादक ऊर्जा ग्रहण कहां से करते हैं, सूर्य के प्रकाश से। तो यानी कि सबसे पहले ऊर्जा कहां से आई बच्चों, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश ने ऊर्जा किसको दे दी, आप इसने दे दी शाकाहारी को, शाकाहारी ने किसको दे दी बच्चों, मांसाहारी को। और मांसाहारी से ऊर्जा कहां चली जाएगी बच्चों, सर्वाहारी के पास चली जाएगी। तो ये क्या हो गया विद्यार्थियों, यह हो गया ऊर्जा का प्रवाह आरेख। और याद रखना कितनी प्रतिशत ऊर्जा, यहां से यहां तक 10%, यहां जो ऊर्जा आएगी उसका 10%, फिर 10%, यानी कि लगातार 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती जाएगी। और क्या याद रखना है आपको, यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो ऊर्जा का प्रवाह आरेख है कैसी दिशा में हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा। तो याद रखना ऊर्जा का जो प्रवाह है वह सदैव एक दिशक, यानी कि क्या होता है बच्चों, एक दिशा में होता है। तो याद रखना ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह सदैव एक दिशक होता है। और यदि मान लीजिएगा मैं इस प्रकार से पिरामिड बना दूं और पिरामिड में मैं आपको दर्शाऊं, क्या दर्शा दूं, ऊर्जा आरेख को दर्शाया जाए। मान लीजिएगा यहां पर यदि मैं दर्शाऊं तो प्रथम पोषी स्तर आ जाएगा, यहां द्वितीय आ जाएगा, यहां तृतीय आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं ऊर्जा के प्रवाह आरेख की। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, उसके बाद पहला स्तर, दूसरा स्तर, तृतीय और चौथा। और यदि ढंग से बनाया जाए तो ये ले लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो बोलो ऐसे ही होगा या नहीं होगा ट्रांसफर। और जो ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, इसको मैंने किस में दर्शा दिया, एक पिरामिड में। और आप ये पा रहे हैं कि ऊर्जा का जो पिरामिड है बच्चों वह कैसा होता है, सदैव सीधा। ये सभी क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में, याद रखना। और ये क्या है, ऊर्जा प्रवाह का क्या है, आरेख है कि सूर्य ने सबसे पहले ऊर्जा किसको दी, उत्पादक को, उत्पादक ने शाकाहारी को, फिर शाकाहारी ने मांसाहारी को, और उसके बाद हम बात करें किसकी, सर्वाहारी की। अब ये हुआ आपका ऊर्जा प्रवाह आरेख। आपने पोषी स्तरों के बारे में पढ़ लिया, आपने जान लिया उपभोक्ता क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों पर्यावरण की समस्याओं के पर, कि इस पर्यावरण में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय समस्याएं। क्या है बच्चों पर्यावरणीय समस्याएं, देखिएगा मनुष्य कर क्या रहा है कि जो प्रकृति है इस प्रकृति के साथ वो कर रहा है खिलवाड़। सामान्य तो उसे करना चाहिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजों का उपयोग, लेकिन वह उनका उपयोग ना करके कर रहा है दोहन। हमारे द्वारा वृक्ष लगातार काटे जा रहे हैं, वृक्ष के लगातार कट जाने से वायु प्रदूषण ये समस्याएं बढ़ रही हैं, बाढ़ आ रही है, चक्रवात आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। तो ये सभी जो बच्चों पर्यावरणीय समस्याएं ये बहुत ज्यादा क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है। किसके कारण, लगातार मानव के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अति दोहन करने के कारण। पेट्रोल डीजल का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब हो क्या रहा है बच्चों को समझिएगा कि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में एक परत पाई जाती है। इस परत का नाम होता है बच्चों ओजोन परत। अब हुई कैसे, बनी कैसे,
तो पहली बात तो आप जानते हैं, देखो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चों? विखंडन होगा किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश से। यह टूटेगी किसमें? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में। और यह आगे टूट करके ऑक्सीजन के क्या है बच्चों? 2 परमाणु। अब ऑक्सीजन का एक परमाणु जो है वह ऑक्सीजन गैस से क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा, और क्रिया करके क्या बना लेगा बच्चों? ओजोन बना लेगा। यह ओजोन गैस जो है वह विषैली गैस है, मनुष्य के लिए कैसी होती है? विषैली होती है, परंतु यह हमारे पर्यावरण के लिए क्या है बच्चों? वरदान है। कैसे है वरदान? किसने क्या कर लिया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या बना लिए? एक इस प्रकार से आवरण बना लिया है जिसे हम सामान्यतः ओजोन परत कहते हैं। और ये ओजोन परत कर क्या रही है विद्यार्थियों? यह सूर्य से आने वाली खतरनाक जो किरणें हैं, और कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। तो पहली बात तो याद रखना, सूर्य से कौन सी किरणें आती हैं? यूवी, यानी कि पराबैंगनी किरणें। तो इन पराबैंगनी किरणों से क्या कर रही है? यह रक्षा कर रही है हमारी कौन? ओजोन परत। अब यदि मान लीजिएगा ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो क्या जाएगा? हो जाएंगे त्वचा कैंसर जैसे रोग और मोतियाबिंद जैसे रोग। तो यदि अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें इस पृथ्वी पर आएंगी तो क्या होगा? त्वचा कैंसर जैसे रोग और मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाएंगे। और वो यही रहा है कि लगातार पर्यावरण समस्या के बारे में मैंने भी आपसे बात की कि लगातार वायु प्रदूषण होने के कारण इस ओजोन परत में क्या हो गया है? एक छिद्र हो गया है। छिद्र का मतलब इसकी जो मोटाई है उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। और यह कमी सबसे पहले कहां देखी गई बच्चों? अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में सबसे पहले पाया गया कि ओजोन परत जो है उसके उसमें क्या आ गई आवरण बच्चों? वो वहां पर पतला हो रहा है एक प्रकार से। वहां क्या हो गया? जिसे हम क्या बोल रहे हैं? छेद कह रहे हैं। और इसके कारण जब वह ओजोन परत का आवरण धीरे धीरे क्या होता जाएगा? नष्ट होता जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या आएंगी? पराबैंगनी किरणें आएंगी, और पराबैंगनी किरणों से हमें इस प्रकार के क्या हो सकते हैं बच्चों? रोग हो सकते हैं। इसलिए हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम क्या करें? प्रदूषण और को कम करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या लगाएं बच्चों? पेड़। तो यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, एक तो आपका है ओजोन का सूत्र क्या है? तो O3। सूर्य से कौन सी खतरनाक किरणें आती हैं? तो पराबैंगनी। कौन से रोग हो सकते हैं? तो त्वचा कैंसर है, मोतियाबिंद हो सकता है। सबसे पहले कहां देखा गया था छिद्र इसमें ओजोन में? तो अंटार्कटिका में। अब ये तो रही नॉर्मल बात। अब बात करते हैं आगे, इसी में अभी खत्म नहीं हुआ है आपका ओजोन परत, सुनते जाना कहानी क्या है। तो बच्चों अब यदि मैं आगे बात करूं इस ओजोन में ही, तो समस्या ये थी कि आखिरकार कौन सी जो समस्याएं हैं पर्यावरण में, जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इसमें भी मेनली कौन कौन सी गैसें ऐसी हैं जो इस ओजोन को क्या कर रही हैं? नुकसान पहुंचा रही हैं। तो एक गैस है बच्चों CFC, जिसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम होता है क्लोरो फ्लुओरो कार्बन। तो CFC का पूरा नाम होता है बच्चों क्लोरो फ्लुओरो कार्बन। यह आपसे पूछा जा सकता है। एक क्या हुआ? अब एक पर्यावरण कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था UNEP, यानी कि यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यदि मैं यहां पर हिंदी में लिखूं उसको, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो बच्चों 1987 की बात थी, और 1987 में पृथ्वी को बचाने के लिए, यानी कि ओजोन परत को ज्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम हुआ। और यहां पर यह सर्वसम्मति से बात बनी कि 1986 तक CFC गैस का जितना क्या कर लिया गया है? उपयोग कर लिया गया है, इसको बना लिया गया है। अब इसका उपयोग आगे किसमें नहीं किया जाएगा? शीतलक में नहीं किया जाएगा। यानी हमारे जो एयर कंडीशनर जो होते हैं
और जो फ्रिजें होती हैं, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, उन रेफ्रिजरेटरों पर क्या लगा दी गई, इस गैस का उपयोग करने पर क्या लगा दी गई बच्चों, पाबंदी लगा दी गई कि 1986 तक जितना उपयोग कर लिया गया है वो कर लिया गया है। अब आप आगे सीएफसी का क्या नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारी ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। अब ये हुई आपकी ओजोन परत समाप्त। अब हम बात करते हैं बच्चों लास्ट और फाइनल टॉपिक पर, जिसका नाम है कचरा। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों कचरा प्रबंधन। देखना क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि विभिन्न उद्योग और यहां तक हम भी मनुष्य भी क्या कर रहा है कि बहुत सारी चीजों का उपयोग करता है और उनके अवशिष्ट पदार्थों को इसी प्रकार से फेंक देता है। ये सभी पदार्थ क्या कर रहे हैं, इस वातावरण में कचरे के रूप में क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। अब बच्चों होगा क्या कचरा में, कि ये आप जानते हैं कचरा जो है वो दो प्रकार का है। एक तो है जैव निम्नीकरण और एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। तो दो प्रकार का कचरा हो गया, एक हो गया जैव और एक हो गया अजैव। मतलब क्या है इनके, कि जैसे मैं आपसे बात करूं सब्जी कौमा फल, इनके जो छिलके होते हैं, कि जो छिलके होते हैं, यह जो है क्या किए जा सकते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा यदि आप इन्हें मिट्टी में डाल दें, दबा करके रख दें, तो आप कुछ समय के पश्चात पाओगे इनका क्या होने लग गया है, अपघटन होने लग गया है। तो ऐसे जो छिलके होते हैं सब्जी और फलों के, इन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किया जा सकता है बच्चों, अपघटित किया जा सकता है। और जब इन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किया जा सकता है, तो याद रखिएगा इन्हें क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। तो वे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किया जा सकता है क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, सब्जी और फलों के छिलके। दूसरा क्या है बच्चों, अजैव। और मतलब क्या हुआ कि ऐसा पदार्थ जिन्हें क्या नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाएंगे, अजैव निम्नीकरण। और एग्जाम्पल की बात करूं मैं, पॉलीथीन, प्लास्टिक, नाइलॉन, रेसे आदि जो हैं, बहुत सारे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल लिखे हुए होंगे। मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, तो सारे एग्जाम्पल मैं नहीं लिख रहा, कुछ एग्जाम्पल से ही आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पॉलीथीन, प्लास्टिक, जो नायलॉन, रेसे हैं, ऐसे संश्लेषित चीजें हैं, किसमें आती है बच्चों, अजैव निम्नीकरण में, क्योंकि इनका सामान्यतः अपघटन नहीं किया जा सकता। अब जब हम अपघटन नहीं कर पा रहे या कर भी पा रहे हैं, तो हमें कचरे के प्रबंधन की तो आवश्यकता होगी। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए आप सब्जी के छिलके या इनको भी ऐसे ही फेंक दोगे। यदि हम ऐसे फेंक देंगे तो फिर तो गंदगी उत्पन्न होगी, कचरा एक जगह इकट्ठा उत्पन्न हो जाएगा और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न भी हो जाएंगी। तो फिर कैसे आखिरकार इसका प्रबंधन किया जाए। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि कचरा प्रबंधन की 2 विधियों के तरीके बताइए। तो बच्चों पहला जो तरीका है वो सबसे आसान है, पुनः उपयोग। क्या कर सकते हैं आप, कि आप वे वस्तुएं जो आप सामान्यतः एक बार उपयोग के लिए लेकर के आए और अब वो आपको कोई उपयोग नहीं आ रही, तो उन वस्तुओं को पुनः उपयोग में ला करके क्या किया सकता है बच्चों, उसे कचरे से निजात पाया जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके घरों में क्या आता है बच्चों, अखबार। अब आप जानते हैं कि जो अखबार होता है वह हमारे सामान्य पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन हम इस अखबार से यदि क्या बनाए, लिफाफे, तो लिफाफे बना करके क्या किया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो यदि हम ऐसा काम करने लग जाएंगे तो क्या हो गया, पुनः उपयोग के द्वारा क्या हो जाएगा बच्चों, कचरे का प्रबंधन हो जाएगा। दूसरा, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण का मतलब क्या होता है, सामान्य से रिसाइकल भी कहते हैं। और कुछ कचरा ऐसा होता है जो वापस से क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल कर लिया जा सकता है। कहां पर, फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्री में रिसाइकिल होकर के वह पुनः क्या जाता है, वापस आ जाता है। तो पुनः चक्रण का मतलब वही है कि उसे वापस से क्या कर लेना, प्राप्त करना। और
एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें जो आपने देखी होंगी वो आती हैं, ये बोतलें आगे चल के वापस से क्या होगा भाई, इनका क्या होगा, पुनः चक्रण किया जाएगा, इनको क्या किया जाएगा, रिसाइकिल कर दिया जाएगा। और क्या बच्चों विधि, सीवेज प्रणाली। सीवेज प्रणाली क्या होती है, आप जानते हैं कि फैक्ट्रियों जो होती हैं, फैक्ट्रियां जो उद्योग होते हैं, उन उद्योगों से गंदा पानी जो है, रसायन युक्त पानी जो है, वह हमारे नदियों में, नालों में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, तालाबों में जा रहा है, नालों से निकलने वाला पानी भी जा रहा है, गंदा पानी जो है। और वह पानी क्या कर रहा है, वह स्वच्छ पानी को क्या कर रहा है बच्चों, दूषित कर रहा है। अब इस सीवेज प्रणाली द्वारा होगा क्या कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले है जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी को क्या किया जाएगा, इस सीवेज प्रणाली के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वहां से उन रसायनों को और गंदे पानी को अलग कर सकते हैं, जिससे जो पानी जो बचेगा वह साफ पानी, अब यदि वह नालों में जाएगा, सॉरी नदियों में जाएगा, तो अब उसे कोई समस्या नहीं होगी। तो सीवेज प्रणाली के द्वारा साफ पानी में मिलने वाले गंदे पानी और फैक्ट्रियों के पानी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसे साफ किया जा सकता है। चौथी विधि है बच्चों, कचरा भराव क्षेत्र या कूड़ा भराव क्षेत्र कह लीजिए, कूड़ा भराव क्षेत्र। सामान्यतः क्या कर सकते हैं आप लोग कि यदि कचरा जो है आप उसे इधर उधर ना फेंक करके क्या कर सकते हैं, अपने ही आसपास। चौथा है बच्चों कूड़ा भराव क्षेत्र। क्या कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास जो कूड़ा है उस कूड़े को ऐसे ही ना फेंक करके क्या कर लीजिए कि एक गड्ढा खोद लीजिए, और गड्ढे खोद करके उसमें यदि हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को उसमें डाल दें और ऊपर से क्या भर दें, मिट्टी उसके ऊपर ढक दें, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात में क्या होने लग जाएगा, खाद में बदलने लग जाएगा। तो खाद में भी बदल गया, इन कंपोस्ट बना लिया उसने। तो कंपोस्ट विधि के द्वारा या क्या कर करके आप कूड़ा भराव क्षेत्रों का उपयोग करके, जब आप इनका उपयोग करोगे, किनका, कूड़ा भराव क्षेत्रों का, तो वहां भी जो चीज आप डाल रहे हैं, यानी मान लीजिए आपने गड्ढे में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को डाला, तो धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन से ये क्या बनते चले जाएंगे, खाद या कंपोस्ट बनते चले जाएंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि खाद या कंपोस्ट बना करके भी क्या किया जा सकता है, कचरा प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये बच्चों वो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके इस हमारा पर्यावरण वाले चैप्टर में, जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और आगे भी सभी चैप्टरों को पूरा करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।